पैकेट मिल चुका है, एक सीट अलॉट करनी है और मार्कशीट और बाकी की डिटेल्स भेज रहा है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, कल रात तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा था? मम्मा वो फोन की बैटरी डाउन हुई, फोन चार्ज करना भूल गई। चिंता की कोई बात नहीं है मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, एक हफ्ते में तुम्हारा एडमिशन हो रहा है। क्या? कहाँ? सरप्राइज। मेडिकल कॉलेज में। पर मम्मा मैंने अभी अभी तो ये कॉलेज ज्वाइन किया है। वो सब छोड़ के यहाँ अपने घर आ रही हो और मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर रही हो। ओह थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा, तुम ही तो हमारा सब कुछ हो। लव यू मम्मा। उठा रहा है। पापा प्लीज अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए, दुनिया में यही एक आखिरी चीज नहीं है। बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। हेलो अनिल, अरे ये कैलाश राजवंश तो फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं 4 दिन से फोन करने की कोशिश किए जा रहा हूँ। चंद्रप्रकाश, मैं खुद भी उसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं ऐसे करता हूँ, उसे मिलने की कोशिश करता हूँ पर्सनली। अनिल, ये मेरी बेटी के करियर का सवाल है। मैंने उससे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाने का वादा किया है और अब ये कैलाश मुझसे धोखा कर रहा है। चंद्रप्रकाश, गुस्सा मत हो, मैं पता करता हूँ कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा। नो, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। देखो, ये मेरी इज्जत का सवाल है। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी इंतजाम करो। मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस, सीट देने के लिए टेबल के नीचे से पैसों का लेन देन हो रहा। एक रिश्वत जिससे कई लोगों की मुट्ठियां गर्म हो रही थी, जिसमें क्लाइंट का एजेंट, एडमिशन अरेंज कराने वाला और एडमिशन देने वाली अथॉरिटी शामिल थी। भ्रष्टाचार की मजबूत कड़ियां। क्या होगा अगर इसमें से एक भी कड़ी टूट जाए या फिर धोखा दे दे? कैलाश राजवंश। अब मोबाइल देखो। यही है सर। सर, मुकेश राजवंश हो सकता है किसी रिश्तेदार का हो। हेलो, मुकेश राजवंश। जी हाँ, मुकेश बोल रहा हूँ। कैलाश राजवंश आपके रिश्तेदार है? जी हाँ, कैलाश मेरा छोटा भाई है। जी, मैं PSI रवि गेरा बोल रहा हूँ, गुल टिकरी पुलिस स्टेशन। क्या बात है सर? जी, हमें गुल टिकरी सड़क के किनारे से कैलाश राजवंश की लाश मिली। क्या? कैलाश इसी शहर में रहता था, उसकी बीवी और बेटा मेरी फैमिली के साथ चंडीगढ़ में रहते हैं। कोई दुश्मनी या राइवलरी का चक्कर? जी नहीं सर, मेरे मुताबिक तो ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे कैलाश अपने काम के बारे में मुझसे
या अपनी वाइफ से कभी कोई बात नहीं करता था। वैसे सर हर वीकेंड पे वो चंडीगढ़ जरूर आता था। उनका बेटा कितने साल का है? सर 11 साल का। ये किसके लिए था? जी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जी कैलाश जी की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो बहुत ही शांत और मिलनसार व्यक्ति थे। उनका कत्ल हुआ, साफ सी बात है कोई था जो उन्हें रास्ते से हटाना चाहता था, वजह चाहे कोई भी हो, पर्सनल या ऑफिशियल। सर उस दिन कैलाश जी ऑफिस आए थे, मैं मिला भी था उनसे। एक डॉक्यूमेंट पर उनके दस्तखत लेने थे, मैं उनके कैबिन में गया था। उनका एक दोस्त मिलने आया था उनसे, और लंच के बाद करीबन 2 बजे अपने दोस्त के साथ ऑफिस से बाहर चले गए थे। उनका दोस्त कौन था? पंकज शर्मा। कम इन। वही मैं आपसे कह रहा था, कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होना अभी बाकी है। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि वो जल्द खुलने वाला है। कौन है ये पंकज शर्मा? वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था? पता नहीं सर, वो पंकज जी और कैलाश जी की आपस की कोई बात थी। सॉरी सर, पता नहीं चल पा रहा ये ड्राफ्ट किसके लिए है। कैलाश राजवंश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में सेक्रेटरी था, उनका मर्डर हो गया। ये डिमांड ड्राफ्ट हमें उन्हीं के पास मिला। क्या वो यहाँ किसी के एडमिशन के लिए आए थे? सर याद नहीं, और ये ड्राफ्ट किसके एडमिशन के लिए बनाया गया वो भी पता नहीं चलता। नॉर्मली ड्राफ्ट के पीछे कैंडिडेट का नाम लिखा जाता है, और इसके पीछे किसी का भी नाम नहीं लिखा। हेलो, पंकज शर्मा। हाँ जी, PSI रवि गेरा बोल रहा हूँ, फुल टिकरी पुलिस स्टेशन। जी बोलिए। कैलाश राजवंश का खून हो चुका है। क्या? लेकिन ये हुआ कैसे? कब हुआ? कल शाम वो आखिरी बार आप ही के साथ देखे गए थे। तो आपका मतलब क्या है? हम आपसे मिलना चाहते हैं। देखिए मैं कुछ काम से चंडीगढ़ में हूं, कल तक वापस लौटूंगा। तो कल आप कितने बजे तक पुलिस स्टेशन पहुंचे? पंकज शर्मा जिसे कैलाश राजवंश के साथ आखिरी बार देखा गया था, वो कल सुबह 10 बजे तक यहाँ पहुंच जाएगा, और तब तक हमें कैलाश राजवंश के कॉल रिपोर्ट भी मिल जाएंगे। कैलाश राजवंश के कत्ल का ताल्लुक कहीं इस मेडिकल कॉलेज के एडमिशन से तो नहीं? पापा, पापा, पापा क्या बात है? आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। चंद्र प्रकाश क्यों परेशान थे? क्या सच में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का कैलाश राजवंश की मौत से कोई ताल्लुक था? बेटे, हम जानते हैं पिछले साल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए तुम ठीक से तैयारी नहीं कर पाई थी। पर फिर भी इतने बुरे मार्क्स नहीं है इसके। कोई बात नहीं पापा, मैं कॉलेज में ज्यादा मेहनत करूंगी। मतलब मेडिकल कॉलेज में ना? नहीं पापा, मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए कि मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। लेकिन बेटे, यही तो तुम्हारा सपना है। देखो बेटा, उदास मत होना। तुम्हारा सपना इस तरह से मैं जाने नहीं दूंगा, और मेडिकल कॉलेज जाना तुम डिजर्व करती हो, तो तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। पर पापा, जब मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए ही नहीं है तो मुझे कंप्लेन भी नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ करता हूँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसी बहुत सी सीट्स होती है जो मार्कशीट के हिसाब से नहीं दी जाती। अनिल, मेरी बेटी को बचपन से डॉक्टर बनना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है, और उसके सपने पूरे करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसकी पहुंच काफी ऊपर तक है, वो इसका इंतजाम कर सकता है, पर काफी खर्चा हो जाए। उसकी फिक्र तुम मत करो, हर हाल में मुझे अपनी बेटी का सपना पूरा करना है। ममा, आई अंडरस्टैंड, ये जरूरी नहीं है जो हम चाहें वो हमेशा हमें मिल ही जाए। डोंट
डोंट गिव अप सो इजीली बेटा, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। माँ, ये मोहाली वाला कॉलेज भी बहुत अच्छा है। शायद मेडिकल में जाना मेरे लिए था ही नहीं, बट इट्स ओके मम्मा, नो कंप्लेंट्स। मैं तुम्हें इतने जल्दी हार मानने नहीं दूंगी। ये हेवी हो गई है बैग। पापा, मैं हॉस्टल जा रही हूँ। विल मिस यू लॉट देयर। बाय पापा। सर आप लोग अंदर जा सकते हैं। जी, हो जाएगा इंतजाम। आरएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में करवा दूंगा। सर कितना खर्च आएगा? 1 सेकंड। हाँ, एक सीट चाहिए थी। क्या रेट बढ़ गए? ओके ओके। एक सीट का 24 लाख रुपए लगेगा, 18 एडवांस और 6 सीट मिलने के बाद। सर सीट तो मुझे जरूर चाहिए, लेकिन कुछ कम नहीं हो सकता क्या? चंद्र प्रकाश जी, आप अनिल के थ्रू डायरेक्टली मेरे पास आए, इसलिए आपका काम इस रेट में हो रहा है, वरना आप कहीं और जाते तो 30 लाख रुपए देने पड़ते और मेरा सीधा सीधा 4 लाख रुपए कमीशन हो जाता, क्योंकि सारे एडमिशन यहीं से होते हैं। आप डायरेक्टली मेरे पास आए हैं, इसलिए आपका काम 24 लाख रुपए में हो पा रहा है। चंद्र प्रकाश जी मेरे काफी क्लोज फ्रेंड हैं, थोड़ा कंसेशन हो जाएगा तो। हेलो, देखिए ये मेरे बहुत करीबी हैं, अगर कुछ कम हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके ओके ओके। 22 लाख रुपए में आपका काम हो जाएगा, 16 एडवांस और 6 सीट मिलने के बाद। जी थैंक यू वेरी मच सर, मैं परसों ही एडवांस का इंतजाम कर लूँगा। जरा जल्दी कीजिएगा, वरना सीट्स लिमिटेड होती हैं, जानते ही हैं। थैंक यू सर। दोपहर 2 बजे वो तुम्हारे साथ ऑफिस से निकले थे। ऑफिस के कई लोगों ने उन्हें तुम्हारे साथ जाते हुए देखा था। आप पंकज? हाँ। अरे कैलाश, टेंडर जैसे ही खुलेगा मुझे बता देना। ये पूछने की बात है क्या? हाँ, 2 बजे के करीब हम साथ में ही निकले थे। कैलाश को गुल टेकरी जाना था, तो मैंने उसे वहां ड्रॉप किया और मैं चंडीगढ़ के लिए निकल गया। थैंक्स, बाय। मिस्टर पंकज शर्मा, तुमने कैलाश राजवंश को क्यों मार डाला? सर वो मेरा दोस्त था, दुश्मन नहीं था। मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं भी तुमसे यही पूछ रहा हूं कि तुमने अपने दोस्त का कत्ल क्यों किया? सर मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे बस गुल टेकरी ड्रॉप किया। क्यों? क्योंकि कैलाश ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला था। मुझे कोई एक ऐसी वजह बताओ जिससे मैं इस बात पे यकीन कर लूं कि तुमने कैलाश राजवंश का कत्ल नहीं किया। वजह है सर, वो सिर्फ ये है कि ये सच है। देखिए सर, मैं राजवंश के ऑफिस गया था, हमने साथ में लंच किया, उसके बाद मुझे चंडीगढ़ के लिए निकलना था। और जब मैं निकल रहा था तब उसे एक फोन आया। हेलो? बिल्कुल नहीं, मैं पहले ही बहुत समय दे चुका हूं। अब तो बात मेरी इज्जत पे आ गई है। मुझे अभी चाहिए, अभी। मैं वहां आ रहा हूं अभी। एक सेकंड यार, मुझे गुल टेकरी रोड पे छोड़ दोगे? हाँ, मेरे रास्ते में ही है। तुम मुझे गुल टेकरी रोड पे मिलो 45 मिनट बाद। मैं वहां पहुंच रहा हूं, तुम भी पहुंचो। और फिर मैंने उसे गुल टेकरी पर ड्रॉप किया। वो फोन किसका था? मुझे नहीं पता। कोई फोन नहीं आया था। मिस्टर पंकज शर्मा, कहानियां मत बनो। तुम कैलाश राजवंश को गुल टेकरी लेकर गए क्योंकि तुमने उसे वहां मारने की प्लानिंग पहले से बना रखी। देखिए सर, मैं सच बोल रहा हूं। ये क्या है?
मुझे नहीं पता। मेडिकल कॉलेज के नाम बना ये डिमांड का कैलाश राजवंश के पास क्या था? सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता। सर, सर राजवंश की मौत 3:30 बजे हुई थी। उस वक्त पंकज शर्मा चंडीगढ़ के रास्ते पर थे। हो सकता है उसने प्लान किया हो, इसलिए पहले से बहाना तैयार रखा। कैलाश राजवंश के फोन रिकॉर्ड्स में क्या आ रहा है? सर कैलाश राजवंश को 444783 नंबर से 16 अगस्त को दोपहर को 1:55 पर एक कॉल आया था। इसका मतलब है पंकज शर्मा फोन के बारे में सच बोल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इस सब में शामिल नहीं है। पता करो ये नंबर किसका है। आखिर वो रहस्यमय कॉलर कौन था जिसने 16 अगस्त की दोपहर को राजवंश को फोन किया? क्या उस कॉलर का राजवंश की हत्या से कोई लेना देना था? हेलो, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं रचना शुक्ला बात कर रही हूँ, कहिए। ये से रवि गेरा बोल रहा हूँ। आपका नंबर 444783 कैलाश राजवंश के कॉल रिकॉर्ड में जिनकी हत्या हो चुकी है। मैं जानती हूँ, सुना है मैंने। आपने उन्हें 16 अगस्त को दोपहर को 1:55 पर कॉल किया था? हाँ किया था। क्या आप उनसे उस दोपहर को गोल टेकरी पर मिली थी? जी हाँ मिली थी। आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, हमें आपसे बात करनी है। मैंने कैलाश जी से कुछ पैसे उधार लिए थे, वो उन्हें लौटाने थे। आप भी पंकज शर्मा की तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर हैं? जी हाँ, और मेरा खुद का प्रॉपर्टी कंसल्टिंग का बिजनेस भी है। कितने पैसे लौटाए थे उनको? 16 लाख कैश? जी हाँ, मैंने उनसे ये पैसे उधार लिए थे। एक्चुअली 1 हफ्ते पहले ही लौटाने थे, लेकिन कुछ देर हो गई तो कैलाश जी बहुत नाराज थे। मैंने उनसे 1 दिन की मोहलत भी मांगी, लेकिन वो नहीं माने। मैंने उनसे मेरे ऑफिस आने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे गुल टेकरी रोड पे बुला लिया। शायद उन्हें वहां से कहीं और जाना था, इसलिए वहां बुलाया होगा। तो आप गुल टेकरी रोड पर गई और पैसे दे दिए? मैं वहां गई और उन्हें पैसे दे दिए। कोई जरूरत नहीं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मैंने उन्हें पैसे दिए और वापस अपने ऑफिस आ गई। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये पैसे आपने किस काम के लिए उधार लिए थे? पर्सनल काम था। लेकिन हमें कैलाश जी की बॉडी के पास कोई पैसे नहीं मिले। उस बारे में मैं कुछ नहीं जानती सर। शायद उन्होंने वो पैसे किसी और को दिए होंगे, या फिर उन्हीं पैसों के लिए उनका खून हुआ हो। ठीक है सर, रचना शुक्ला के कॉल रिकॉर्ड्स कल सुबह तक मिल जाए। जैसे उसको एक बेटी भी है, सोनिया, और उसका इसी साल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। मेडिकल कॉलेज? ऐसा लगता है कि इस जुर्म का कोई ना कोई ताल्लुक मेडिकल कॉलेज से जरूर है। आई एम सॉरी, एडमिशन बंद हो चुके हैं। आई एम रियली सॉरी, एक भी सीट बाकी नहीं है। एडमिशन आर क्लोज्ड। श्री RS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। प्रीति सिंह, डॉटर ऑफ चंद्र प्रकाश सिंह। जी प्रीति सिंह? जी मैं ही हूँ। सर मुझे नहीं पता।
मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि वो मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। आपके पापा कैलाश राजवंश नाम के किसी शख्स को जानते हैं? सर हमें नहीं पता। आपके पापा इस वक्त कहाँ मिलेंगे? जी, मैंने मेरी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए कैलाश राजवंश को 16 लाख रुपए दिए थे। और अपने पैसे वापस लेकर आपने कैलाश को मार डाला। ये क्या कह रहे हैं आप? ना ही मुझे अपने पैसे वापस मिले, ना ही मेरी बेटी का मेडिकल कॉलेज में कोई एडमिशन हुआ। कैलाश जी, 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरी बेटी की सीट का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। चंद्र प्रकाश जी, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए, कॉलेज के कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसमें 1-2 दिन लगेगा। आप निश्चिंत रहिए। कैलाश जी, आपके 2 दिन कब के हो गए? 1 हफ्ता भी गुजर गया, अभी तक मेरी बेटी की सीट का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। चंद्र प्रकाश जी, आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कैलाश जी, मैं अपनी बेटी से वादा कर चुका हूँ और मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं समझता हूँ चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी वापस चाहिए। जी, मैं आपको पैसा जल्द ही लौटा दूंगा। आखिरी बार मेरी उससे यही बात हुई थी, लेकिन उसके बाद तो उसने मेरे फोन तक उठाना बंद कर दिया और मेरे पैसे भी नहीं लौटाए। आपने उसे 16 लाख रुपए दिए थे जी, और वो इस 16 लाख के बदले में आपकी बेटी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाने वाला था। बात 22 लाख की हुई थी, 16 लाख रुपए एडवांस और 6 लाख रुपए एडमिशन हो जाने के बाद। सर, मेरे तो पैसे भी गए और इज्जत भी। लेकिन कैलाश आपकी बेटी को मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन दिलवाने वाला था? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसने किसी से फोन पर बात की थी और 24 लाख से कम करवा के 22 में बात तय करवाई थी। देखिए, ये मेरे बहुत करीबी हैं, अगर कुछ कम हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। किससे बात की थी? ये तो मुझे मालूम नहीं। किस तारीख को बात हुई थी? 17 जुलाई। कितने बजे? मेरे दोस्त अनिल प्रसाद ने उसके साथ मेरा 3 बजे का अपॉइंटमेंट करवाया। सर, दोपहर को 3:10 पर कैलाश ने 444783219 पे 2 बार फोन किया। ये वही नंबर है जिससे उसने आखिरी बार कॉल रिसीव किया था। रचना शुक्ला का नंबर है ये। रचना शुक्ला, पक्का ये कोई एडमिशन रैकेट है। इसमें रचना शुक्ला का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 16 लाख के लोन तक ही सीमित नहीं है। पक्का वो इस एडमिशन रैकेट में भी शामिल है। कैसे हो? गुड मामा। कल से तुम्हारा कॉलेज शुरू हो रहा है। वाओ, थैंक यू सो मच मामा। पापा, यू नो पापा, मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया है। मिसेस रचना शुक्ला, आपने कैलाश राजवंश से जो पैसे उधार लिए थे उसके बारे में थोड़ी सी पूछताछ आपसे और करनी। आइए, लेकिन क्या हुआ मामा? बेटा, मैं अभी वापस आती हूँ। पापा का ख्याल रखना। मैं आ रही हूँ। मिसेस रचना शुक्ला, पैसे देने के बाद भी आप गुल टेकरी पर ही थी। बल्कि हमें तो शक है कि आप पैसे लेकर कैलाश राजवंश से गुल टेकरी पर मिलने गई भी थी। शायद आप ही वहीं खड़ी जिसके जरिए कैलाश राजवंश मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। रचना शुक्ला, ये बता दो, ये सारा षड्यंत्र तुमने क्यों रचा और कैलाश राजवंश का कत्ल? कितना खर्च आएगा? 1 सेकंड। नमस्ते कैलाश जी। एक सीट चाहिए थी। हो जाएगी। इस बार 24 लाख लगेगा। रेट्स बढ़ गए? कैलाश जी, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं और आप अच्छी तरह से जानते हो कितने सारे लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है। ओके ओके। सर, मुझे सीट जरूर चाहिए,
लेकिन कुछ कम नहीं हो सकता? चंद्रप्रकाश जी मेरे काफी क्लोज फ्रेंड हैं, थोड़ा कंसेशन हो जाता तो। हाँ देखिए, ये बहुत करीबी है मेरे, अगर आप कुछ कम कर सके तो बहुत अच्छा हो। कैलाश जी, अब आपसे क्या छुपा है? आप जानते हो ये सब कितना मुश्किल है। कम से कम 22 में करवा दूंगी, इससे कम होना मुश्किल है। ओके। कमान, उसके बाद क्या हुआ जल्दी बोलो, वेट कर रहे हैं हम। कैलाश जी, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, प्लीज मुझे और थोड़ा टाइम दे दीजिए। सारे पैसे गए कहाँ? चंद्र प्रकाश की बेटी को सीट भी नहीं मिली। कैलाश जी, मैं कह रही हूँ ना, मैं आपका पैसा लौटा दूंगी, बस और थोड़ा वक्त दे दीजिए। बस बहुत हो गया रचना, मुझे मेरा पैसा अभी तुरंत चाहिए, वरना मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। जानती हो ना मुझे। कैलाश जी ने सच में मेरा जीना मुश्किल कर दिया था, पैसे के लिए बार बार फोन करते थे। तो तुम वो कड़ी हो जिसके जरिए कैलाश मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाता था। मैं कॉलेज में उनका सारा इंतजाम करा देती थी। उसे मारने में तुम्हारा कोई साथी भी था? मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, कैलाश जी रुकने के लिए राजी नहीं थे। भाई साहब, आप पैसा लेके तुरंत गुल टेकरी रोड पे आ जाइए, मैं कैलाश जी के साथ यहाँ वेट कर रही हूँ। मतलब तुम्हारे पास पैसे थे रचना, तुम मेरे साथ धोखेबाजी कर रही थी। कैलाश जी आइए, पैसे गाड़ी में। अब मुझे मेरा हिस्सा कब मिलेगा? मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। ये 16 लाख चंद्र प्रकाश वाले थे? तुम और कैलाश मिलकर एडमिशन का धंधा चलाते थे। 16 लाख का क्या किया? डोंट गिव अप सो इजीली बेटा, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। इट्स ओके मम्मा, नो कंप्लेंट्स। मैं तुम्हें इतने जल्दी हार मानने नहीं दूंगी। सुनो, 1 हफ्ते में तुम्हारा एडमिशन होगा। पर मम्मा, मैंने अभी तो ये कॉलेज ज्वाइन किया है। तुम वो सब छोड़ के यहाँ अपने घर आ रही हो और मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर रही हो। मैंने उन पैसों से अपनी बेटी का एडमिशन करवाया मेडिकल कॉलेज में। इस सारे मामले में तुम्हारे और कौन कौन साथी थे? हाँ साहब, मैंने किया ये, लेकिन क्या करता साहब, मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये रचना मैडम बहुत बड़ी धोखेबाज है। मैं पंचकुला में प्रॉपर्टी ब्रोकर हूँ। 6 महीने पहले इसने मुझे शिमला में एक प्लाट दिखाया था, जिसके लिए मैंने इसे साहब 5 लाख रुपए भी दिए थे। लेकिन साहब जब उसने मुझे प्लाट के पेपर्स दिए, वो फर्जी थे और अभी मेरे पैसे भी नहीं लौटा रही थी। इसके लिए तुमने कैलाश को मार डाला? साहब मैंने रचना को पैसे के लिए कई बार फोन किया। उसने मुझे बोला कि अगर मैं उसका ये काम कर दूं तो मुझे 5 लाख रुपए तो देगी ही, 3 लाख रुपए और भी देगी, और अगर मैंने मना कर दिया तो मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं फंस गया था साहब, मेरी मेहनत की कमाई थी। अपनी मेहनत की कमाई और 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पाने के लिए तुम किसी का भी कत्ल करोगे? बाकी दोनों हिस्ट्री शीटर है, इनके खिलाफ सिरसा और पंचकुला थानों में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है। क्यों मम्मा, आपने ऐसा क्यों किया?
ऐसी बेईमानी और धोखेबाजी से मैं क्या हासिल कर लेती। ऐसी एडमिशन का क्या फायदा? क्यों मम्मा, तुमने ऐसा क्यों किया मम्मा? क्यों मम्मा? क्यों पापा, आपने ऐसा क्यों किया? पापा, अगर मुझे पता होता कि आप रिश्वत देकर मेरा एडमिशन करवाएंगे तो मैं पहले ही मना कर देती। नहीं पापा, इस तरह से मुझे अपना सपना कभी पूरा नहीं करना था। ताऊ जी, क्या पापा सच में रिश्वत लेते थे? पता नहीं अमित, मुझे नहीं पता। सर जी आप टेंशन मत लीजिए, अरे उनका आपसी मामला था, मैं समझ रहा हूँ। देखिए आप गुस्सा मत कीजिए, कुछ दिनों के बाद ये सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में आगे चलकर सामने आया कि रचना शुक्ला के खिलाफ उसके अपने शहर में फ्रॉड और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। कैलाश राजवंश के परिवार को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वो किसी ऐसे रैकेट में शामिल था। रचना शुक्ला और उसके साथियों पर कत्ल के लिए धारा 302, सबूत गायब करने या अपराधियों को बचाने के लिए गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए धारा 201 और कॉमन इंटेंशन के तहत काम करने के लिए सेक्शन 34 लगाया गया है। पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है, लेकिन अदालत में इसकी सुनवाई शुरू होना अभी बाकी है। लेकिन मेडिकल कॉलेज के एडमिशन रैकेट का क्या उसकी भी कोई जांच होगी? और अगर जांच हुई भी तो क्या उससे कोई फायदा होगा? असल में फायदा तो तब होगा जब लोग एडमिशन के लिए रिश्वत और डोनेशन देने से खुद इनकार करेंगे। अपने सपनों को हर हाल में पूरा करने का जुनून ही भ्रष्टाचार की कड़ियों को और भी मजबूत करता है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सही टाइम है, अभी दाम पीक पे है। नहीं, अभी तो दाम और ऊपर जाएंगे। ट्रस्ट मी, अभी नीचे ही जाएंगे। क्या तुमने सब कुछ बेच दिया? नहीं रे, सिर्फ उतना ही जितना हमने इन्वेस्ट किया था। मेरे हस्बैंड गोल्ड मार्केट पे हर समय कड़ी नजर रखते हैं। अब 2 दिन पहले ही देखो, जब दाम आज से कुछ ज्यादा थे तो उन्होंने सब कुछ बेच दिया। सब कुछ करीब 30% से भी ज्यादा दामों में बिका। काफी बड़ा मुनाफा हुआ होगा ना? हमने कोई 1 करोड़ 25 लाख लगाए थे और उन्हें 1 करोड़ 55 लाख वापस मिले। मैं कह रही हूँ ना, बेच दो, अभी सही टाइम है, बाद में तो मार्केट नीचे ही गिरेगा। एक हाउसवाइफ की अपनी फ्रेंड से आम बातचीत उस रकम के बारे में जो घर में आई थी। क्या इससे कोई खतरा पैदा हो सकता था? क्या ये किसी होने वाले जुर्म की दस्तक थी? जीता मैं। अरे पीयूष, मैं जीत गया। साहिल, क्या तुम लोग हमेशा बंदरों की तरह उछलते रहते हो? स्कूल में भी यही सब करते हो क्या? मम्मा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। हाँ, दे रही। एक को हमेशा भूख लगी रहती है तो दूसरे को टीवी देखने से फुर्सत नहीं है। और ये बैग उठाना, ये जूते उठाना, ये सब करने के लिए मम्मी है ना। और पीयूष, तू क्या यहाँ पे टीवी देख रहा है? चल फटाफट चल के पहले यूनिफॉर्म चेंज कर, बाद में टीवी देखना। करता हूँ ना। अभी कर जाके, नहीं तो तेरा डीजी कार्ड है ना, उठा के बाहर फेंक दूंगी, समझा? फटाफट जल्दी, 5 मिनट में। पहले मैं जाऊंगा। मम्मी जल्दी से नाश्ता दो। हाँ, दे रही हूँ, आराम से। साहिल, बेटा पापा को फोन कर, घर आते हुए लौकी लेकर आएंगे। मैं नहीं खाऊंगा लौकी। मैं भी नहीं खाऊंगा लौकी पौकी। साहिल, तू फोन कर रहा है या बनाऊं दोनों के लिए करेले की सब्जी? करेले की सब्जी करता हूँ। कॉल करने के लिए आपके पास बैलेंस। मम्मी, आपके फोन में तो बैलेंस ही नहीं है। अच्छा रुक जा, देती हूँ पैसे। ये ले बेटा, 220 रुपए का रिचार्ज, जल्दी से करा ला। हाँ, मैं खा रहा हूँ, आप पीयूष को बोलो। मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं टीवी देख रहा हूँ। दोनों में से कोई एक जाके रिचार्ज करा के लेके आओ, नहीं तो ना रख के दोनों को थप्पड़ पड़ेगा। हाँ,
पीयूष तू जाना, वैसे भी दुकान बाजू में ही है। अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम कर, तू ही जा। वैसे भी तुझे डॉलर पहले वाला प्रश्न बोला। जा, करा गया रिचार्ज। जा ले जा तू, क्या कर लेगा? साल में बोल रहा हूँ, जल्दी कर लगा दे। पहले जा रिचार्ज करा गया, फिर ही लगाऊंगा। पकड़। मम्मी मम्मी, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो गया? देखो ना, उसने रिचार्ज निकाल दिया। ये रिचार्ज नहीं करा के आ रहा है। पीयूष ने नाश्ता भी नहीं किया, तू जा ना। मेरा भी आधा नाश्ता बाकी है। पीयूष बेटा तू ही जाके करा लेना। जितनी देर से तुम लोग झगड़ा कर रहे हो ना, अभी तक तो करके भी आ जाता। जा पैसे दो उसको। करा गया रिचार्ज। अच्छा बच्चा जा। शालिनी बोलो। पापा साहिल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। पापा मम्मी ने कहा है कि घर लौटते समय लॉकी लेते आना। ठीक है, लेता हूँ। ओके पापा। साहिल बेटा पापा को फोन कर दिया? हाँ अभी किया। और ये पीयूष कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं? नहीं अभी तक आया नहीं है, लेकिन उसने रिचार्ज करवा दिया, तब भी मैंने कॉल किया। अरे लेकिन अभी तक कहाँ रह गया? उसको गए हुए तो लगभग आधा घंटा होने आया है। कहीं खेलने लग गया होगा। साहिल बेटा जाके देख तो जरा, पीयूष को गए हुए पूरे 1 घंटा हो चुका है। मम्मी वो खेल रहा होगा। बेटा जाके देख ना जरा। ठीक है जाता हूँ। पता नहीं, वो तो यहाँ नहीं आया। वो खेलने नहीं आया? नहीं। आओ। पीयूष कहाँ है? पता नहीं मम्मी, वो कॉलेज में तो नहीं है। पता नहीं मतलब कहाँ चला गया? 1 मिनट मम्मी, मैं चला देखता हूँ कहीं वो चेतन के घर तो नहीं। हेलो हेलो आंटी, साहिल बोल रहा हूँ। बेटा 1 मिनट। हाँ चेतन, वॉल्यूम कम कर। हाँ बेटा बोलो। आंटी पीयूष आया क्या वहाँ? नहीं बेटा, वो यहाँ नहीं आया। और चेतन भी जब से स्कूल से आया है, बैठ के बस टीवी देख रहा है। ओके थैंक यू आंटी। ओके बेटा। चेतन, होमवर्क नहीं करना क्या? बस दिन भर बैठ के टीवी देखते रहना है। मम्मी कल संडे है, कर लूंगा ना। अभी आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या हुआ बेटा? वो वहाँ भी नहीं है। कहाँ चला गया होगा? हाँ आया तो था, फिर तुरंत रिचार्ज करा के चला गया था।
मम्मी के फोन में 220 का रिचार्ज कर दो। ये नंबर है बेटा। थैंक यू। लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। पता नहीं भाभी जी, वो आपके घर की तरफ ही गया था। क्या मतलब नहीं मिल रहा? अरे कहीं खेल रहा होगा। कहीं नहीं मिल रहा है, सब जगह ढूंढ चुके हैं, सारे दोस्तों को भी फोन कर चुके हैं। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं घर आता हूँ। वो जरूर किसी दोस्त के यहाँ ही होगा। मैं आ रहा हूँ। वो यही गई होगा मम्मी, लेकिन कहाँ जाए? सब जगह तो ढूंढ चुके हैं उसे। नरेंद्र अवस्थी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। वो पैसे बैग में भरना शुरू कर दो। कौन बात कर रहा है? हमारा बेटा पीयूष हमारे कब्जे में है। अगर बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 2 करोड़ रुपया तैयार रखो। कौन हो तुम? इस्माइल गैंग, तुम्हें पता ही होगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोगों को जान से भी मार देते हैं। हेलो हेलो। The number you have called is currently switched off. 11 साल का पीयूष मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए कॉलोनी के पास की दुकान में गया था और फिर घर ही नहीं लौटा। करीब 2 घंटे के बाद फिरौती के लिए कॉल आया, जिससे पता चला कि पीयूष को किडनैप कर लिया गया। सर, उसने कहा कि वो लोग इस्माइल गैंग से हैं। आपसे 2 करोड़ मांगे। जी सर, 2 करोड़ बोला। इतना पैसा है आपके पास? नहीं सर, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। जरूर उन लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है सर। सर, वो नंबर जिससे फोन आया था अभी बंद आ रहा है। उस नंबर की सारी डिटेल्स ट्रैक करो। वो मोबाइल रिचार्ज शॉप और आसपास सभी जगह चेक करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। यस सर। मिस्टर नरेंद्र, आपका किसी से हाल ही में कोई झगड़ा, कोई अनबन या कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सर, भाभी जी को मैंने बताया था, पीयूष रिचार्ज कराते ही चला गया। सर, दुकान और घर के बीच की दूरी लगभग 8 मिनट। इसी 8 मिनट के बीच किसी ने उसे किडनैप किया है। सर, शाम का टाइम था, यहाँ चारों तरफ मकान है। हमने हर मकान में जाके चेक किया, ना तो किसी ने कुछ देखा है और ना ही सुना। सर, नरेंद्र और किडनैपर के बीच बातचीत बहुत कम समय के लिए हुई, इसलिए उसकी लोकेशन का तो पता नहीं लग पाया। लेकिन ये सिम किसी अंजू प्रजापति के नाम पे। एड्रेस? सर, एड्रेस है 12 गोविंद बस्ती, करनौल चौक। नंबर है 4449087888। हम लोग चलते हैं करनौल। राजीव, तुम यही नरेंद्र के फोन को टैप करो ताकि दोबारा से रैंसम का कॉल आए तो लोकेशन का पता चल जाए। नरेन, क्या कर रहे हैं लोग? किडनैपर्स को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। 12 नंबर। जी, अंजू प्रजापति। अंजू प्रजापति? आप कौन है? चमन सना, ये मेरा घर है। और कौन रहता है यहाँ? मैं और मेरी पत्नी गिरजा। ये अंजू प्रजापति कौन है, मैं नहीं पहचानता है। अंजू प्रजापति एक फर्जी नाम है। ठीक है सर, मैं फ़ोन का IMEI नंबर भेजता हूँ, शायद उससे बाकी सारी डिटेल्स ट्रैक हो जाएं। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है सर। कुछ हो रहा है? पीयूष की फोटो। थैंक यू। ये लेके पुलिस स्टेशन गए। सर, इस
इस्माइल गैंग की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लगता है सारी फर्जी हिंट्स हमें जानबूझकर गुमराह करने के लिए दी गई हैं। इस्माइल गैंग, अंजू प्रजापति। सर इसमें कहीं कोई अंदर की बात तो नहीं है? सारे पुलिस स्टेशंस को खबर कर दो। इस शहर से बाहर जाने वाली सारी ट्रेन और बसों में जनरल चेकिंग कराओ, लेकिन हाँ, बिना किडनैपर्स को अलर्ट किए हुए। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपका कोई करीबी है जो ये कर सकता है? नहीं। नरेंद्र जी कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है, जानबूझकर फेक क्लूज देकर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सर ये वही नंबर है। एक मिनट, उठाइए और बात कीजिए। हेलो। तुमने पुलिस में खबर की है? नहीं, मैंने नहीं की। अगर की भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे तैयार रखना। अरे भाई आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इतना पैसा नहीं है? ठीक है, तो फिर सोच लो कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे पास नहीं है। गुड बाय। हाँ हेलो हेलो। क्या हुआ नरेन? क्या बोल रहे थे वो लोग? नरेन क्या बोल रहे थे वो? कॉल की ड्यूरेशन काफी छोटी थी, इसलिए लोकेशन तो पकड़ में नहीं आई, लेकिन हमें IMEI नंबर मिल गया। ये फोन आज ही स्विच ऑन हुआ है और एक कॉल इस फोन से दूसरी कॉल। लगता है इसे इसी किडनैपिंग के लिए लिया गया। सर इस फोन का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है, फरवरी 2013 में। सिर्फ 2 सेकंड के लिए इसे ऑन किया गया था, तब सिम कार्ड दूसरा था और नंबर था ये सर 4467756। ये नंबर किसका नाम था? उत्तम खत्री, 135 सिग्नलपुरा। क्या चाहिए उन्हें? जो चाहिए उन्हें दे दो, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए। शालिनी वो तो बता भी नहीं रहे हैं वो है कहाँ। मैं मुझे कुछ नहीं सुनना नरेन, मुझे आगे मेरे बच्चे ने कुछ खाया तक नहीं है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरा बच्चा। उत्तम खत्री, उठा लो उसे। सर स्टेटस क्या है? सर एक और लीड मिल गई है और हम उम्मीद करते हैं कि अंजू प्रजापति के जैसे एक डेड एंड ना। सर किडनैपर्स के फोन कॉल से कुछ पता चला? सर बातचीत इतनी छोटी थी कि लोकेशन का कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा सर। सारी पुलिस टीम्स अलर्ट की जा चुकी है, खोजबीन जारी है सर। कोई पुरानी वजह किडनैपिंग के पीछे? नो सर, नरेंद्र के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है और वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है भी नहीं, लेकिन 2 करोड़ मांगे। मतलब जाहिर है उन्हें लगता है कि नरेंद्र के पास इतनी बड़ी रकम होगी। और बच्चे का अपहरण उसी 8 मिनट के अंदर हुआ है जब वो मोबाइल शॉप से अपने घर वापस जा रहा था। लगता है ये काम किसी जान पहचान वाले का ही है। मुझे भी ऐसे ही लगता है सर, लेकिन पता नहीं चल पा रहा वो कौन है। हेलो। पैसे तैयार है? हाँ मैं पैसे दे दूंगा आप, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। ये सुन के अच्छा लगा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। प्लीज आप पैसे की रकम थोड़ी सी कम कर दीजिए। 2 करोड़ जैसी रकम रातों रात इकट्ठा करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। और कल संडे भी है, बैंक भी बंद है। ठीक है, मैं पैसे कम कर देता हूँ, फिर तुम्हारा बेटा भी थोड़ा कम ही मिलेगा तुम्हें, एक हाथ के बिना। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना प्लीज। सुनिए, उनसे कहिए एक बार हमारे बच्चे से हमारी बात करा दे, हम उसकी आवाज सुन ले। एक बार हमारे बच्चे से बात करा दो भाई। ये तभी होगा जब पैसे हमारे पास आ जाएंगे, मैं फिर फोन करूंगा, तब तक बैग तैयार रखना। मैं पैसे दे दूंगा पक्का। 2 करोड़ रुपया पूरा, बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। फिर आप मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। ठीक है, जितना चाहे उतना टाइम ले लो, तुम्हारा बेटा तो हमारे पास ही है। हेलो हेलो। गुड इनफ सर, अब हम लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। जी उत्तम खत्री जी, मैं ही बोल बच्चा कहाँ है? कौन बच्चा साहब? पीयूष कहाँ है? पीयूष। कौन पीयूष साहब? मैं किसी पीयूष को नहीं जानता हूँ। सीधी तरह से बता दे, नहीं तो उल्टा लटका दूंगा तुझे। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं किसी पीयूष को नहीं जानता हूँ साहब। सर ये नंबर किडनैपर का तो नहीं, लेकिन इस फोन में 444677656 ये वाला सिम है। साहब
सच में मैं किसी पीयूष को नहीं जानता हूँ साहब। 4446777656 तेरा ही नंबर है ना? जी साहब, मेरा ही नंबर है साहब। ये नंबर फरवरी में एक फोन में यूज किया गया था, जिसका इस्तेमाल अभी किडनैपर्स कर रहे हैं। साहब, मैं एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता हूँ। हो सकता है कि ये मोबाइल मेरे पास ठीक होने के लिए आया हो। कई बार मैं अपना सिम डालकर भी मोबाइल चेक करता हूँ साहब। तो चाहे जितने बहाने बना ले, जब तक बच्चा नहीं मिल जाता तो छूटने वाला नहीं है। मैं एक गरीब आदमी हूँ साहब, मैंने किसी का अपहरण नहीं किया है साहब। लोकेशन मिल गई सर, पलवल हरियाणा। पलवल हरियाणा? कौन हो सकता है? पता नहीं। सर, कॉल पलवल से की गई थी और राजदीप टेक्निकल टीम के साथ एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहा है। सारी डिटेल्स चेक करो और इसे तब तक नहीं छोड़ना जब तक हम बच्चे तक नहीं पहुंच जाते। मैं एक टीम के साथ निकल रहा हूं। पल्लवल में ना तो कोई रिश्तेदार है, ना ही कोई जान पहचान वाला। शालिनी, तुम किसको जानती हो? सर, मैं पलवल के लिए निकल गया, अगले 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। राजदीप एक टीम के साथ एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन पता करने में लगा है। होपफुली हमें पता चल जाएगा सर। उत्तम खत्री जिसे तुमने पकड़ा था उसने कुछ बोला? नो सर, डेड एंड है। वो एक मोबाइल रिपेयर शॉप चलाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस किडनैपिंग की प्लानिंग काफी टाइम से की जा रही थी। होपफुली बच्चे को नुकसान ना हो, उससे पहले हम उस तक पहुंच जाएंगे। पीयूष को गायब हुए 8 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया था कि इस किडनैपिंग के पीछे आखिर था कौन। ऐसा लग रहा था कि यह किसी की सोची समझी प्लानिंग है, लेकिन किडनैपर्स ने एक भी निशान पीछे नहीं छोड़ा था। सभी सुराग किसी जान पहचान वाले के इस किडनैपिंग में शामिल होने की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन साफ साफ कुछ पता नहीं चल पा रहा था। क्या पलवल का रास्ता पुलिस इन्वेस्टिगेशन को सही राह पर ले जाने वाला था? वो लोग पलवल पहुंचने ही वाले होंगे। पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए जल्दी। ट्रायंगुलर टिकट सर, अभी मिल जाएगी। मुझे पीयूष को वहां जाने नहीं देना चाहिए था। सब मेरी गलती है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। स्कूल से आके उसने कुछ खाया तक नहीं था। मुझे भी आज ही भेजना था उसे रिचार्ज कराने के लिए। राजदीप, और कितना टाइम? सर बस होने ही वाला है, जरा सा टाइम और। डू इट फास्ट सर। राजेश, बैग तैयार करो। 2 करोड़ मांग रहे हैं ना, नोट के साइज के कागज कटवाओ और उस पे असली नोट लगा दो। अगर हम पलवल में सही जगह तक नहीं पहुंच पाए तो हमें फिरौती के साथ तैयार रहना पड़ेगा। मुझे तो उस बच्चे की फिक्र हो रही है। मिल गई पिन पॉइंट लोकेशन सर। ये पलवल का एक गांव है। मुझे एड्रेस लो। सर, उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई है, पैसों का बैग भी रेडी। चल अंदर, अंदर चल। चलो फैल जाओ अंदर, सब जगह ढूंढो, एक एक कोना। क्या बात है? तुम्हारा फोन कहाँ है?
मेरा फोन? हाँ तुम्हारा फोन। ये टेबल पे है सर। लेके आओ। साहब अंदर सब जगह देख लिया, कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, कौन बच्चा सर? मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ सर। वो बच्चा पीयूष कहाँ है? पीयूष? कौन पीयूष सर? आप क्या बात कर रहे हो सर? फिरौती के फोन इसी घर से किए गए थे, तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। सर मैं एक छोटा मोटा ठेकेदार हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरेस्ट कर लो इसे। चल। हेलो सर, यहाँ बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन एक शख्स मिला है, देवाशीष कोहली। लगता है हमें फिरौती देने का नाटक करना ही पड़ेगा। जी सर, मुझे भी यही लगता है। सर टीम तैयार रखो, हमें अपनी कॉल का वेट करना है, शायद हमें फिरौती देनी पड़े। सर ओके सर, ठीक है। मिला पीयूष वहां? नहीं। क्या करें? कैसे मिलेगा मेरा बेटा? ना पैसे हैं, ना पैसों का इंतजाम करने का टाइम है। मैंने तो आपको कल रात को ही कहा था, उन्हें जो चाहिए दे दो, बस मेरा बच्चा ले आओ। लेकिन आपने मेरी एक भी सुनी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, तो तुमको कभी माफ नहीं करोगे, कभी माफ नहीं करोगे। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। देखिए आप शांत हो जाइए, पैसे हमने तैयार कर लिए, बस हमें फिरौती के अगले फोन का इंतजार है। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे क्यों लेके जा रहे हो, और उस बच्चे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हमें अच्छे से पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पीयूष को गायब हुए 12 घंटे से ऊपर हो चुके थे, लेकिन अब तक ना तो पीयूष के अपहरणकर्ताओं की आइडेंटिटी के बारे में कोई सुराग हाथ लगा था, और ना ही पीयूष का कोई पता ठिकाना मिला था। सब कुछ अब फिरौती के अगले फोन कॉल पर ही टिका हुआ था। सुबह फोन आया, लेकिन वो फिरौती के लिए नहीं था। ये कोई और नंबर है? फोन उठाइए, हो सकता है वो लोग किसी और नंबर से फोन कर रहे हैं। उठाइए। हेलो हेलो पापा। पीयूष? 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 हेलो हेलो पापा, आप क्या आओ और प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। तू कहाँ है बेटा? पापा मैं रोहतक में हूँ। रोहतक? तू ठीक तो है ना बेटा? मैं ठीक हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। पीयूष बेटा तू ठीक है ना? कहाँ है तू? मैं रोहतक में हूँ, पापा को कहो ना वो मुझे यहाँ से घर ले जाए। हाँ बेटा हम लोग आ रहे हैं तुझे लेने। हाँ मुझे बात करना। पीयूष मैं तुम्हारे पापा का फ्रेंड बोल रहा हूँ। बेटा तुम किसके फोन से बात कर रहे हो? मैं पार्किंग लॉट वाले भैया के फोन से बात कर रहा हूँ। उनको देना जरा। हेलो आपका नाम क्या है? जी राजू। और ये पार्किंग लॉट कहाँ पे है? साहब ये रेलवे स्टेशन के पीछे है। साहब सुबह एक आदमी स्कोर कार को यहाँ छोड़ गया था, फिर मैंने बच्चे को रोते हुए देखा तो बात की उससे। उसने कही जी पापा से बात करा दो। ओके बच्चे का ध्यान रखो, पुलिस की एक टीम वहाँ जल्दी आ रही है, तब तक तुम बच्चे को कुछ खिला देना और उसका ध्यान रखना। ठीक है साहब। ठीक है रजनीश, तुरंत रोहतक स्टेशन के पास वाले पार्किंग लॉट के लिए निकलो, पीयूष वहीं है। सर अच्छी खबर, ऑलराइट। बच्चा मिल गया, बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ उगल दो। ये किडनैपिंग किस लिए थी? देखो जो भी है सब कुछ सच बता दो, क्योंकि मेरे पास तुमसे अच्छे से बात करने का कोई कारण नहीं है।
सब बच्चा गाड़ी में चुपचाप बैठा था साहब। सब ये रो भी नहीं रहा था, इसलिए मुझे कोई शक ही नहीं हुआ। मुझे लगा वो आदमी उसका बाप होगा या कोई रिश्तेदार होगा। फिर तब जब ये रोने लगा तो सब, फिर इसने कहा कि पापा से बात करा दो, फिर मैंने फोन किया। पीयूष बेटा, तुम उसे जानते हो जो तुम्हें यहाँ लेकर आया? कौन था वो? अनुज अंकल। कौन है ये अनुज अंकल? मेरे स्कूल फ्रेंड चेतन के पापा। पीयूष हमारी टीम के साथ वापस आ रहा है। अनुज भाई साहब, उनका बेटा चेतन तो हमारे पीयूष का बहुत अच्छा दोस्त है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। और उसकी मम्मी इशिता मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। आपके पति अनुज कहाँ है? The number you have called is currently switched off. सर, उनका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ वो मुझे नहीं पता। मेरे पति रियल एस्टेट का काम करते हैं। कल वो बाहर गए थे, उन्होंने कहा था कि वो 2 दिन बाद वापस आएंगे। क्या बात है सर? आपके पति ने आपके बेटे के फ्रेंड पीयूष को किडनैप किया। क्या? मुझे नहीं पता था कि अनुज अंकल मुझे किडनैप कर लेंगे। वो तो मेरे फ्रेंड चेतन के पापा है, इसलिए मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। सुनिए भैया, मम्मी के फोन में 220 का रिचार्ज कर दो। हो गया। पीयूष बेटा, कहाँ जा रहे हो? घर। चलो आओ, छोड़ देता हूँ घर। लेकिन अंकल ने मुझे घर पे नहीं छोड़ा, वो मुझे कॉलोनी से बाहर ले गए। मुझे डर लगने लगा। इससे पहले मैं कुछ पूछता कि मैंने देखा गाड़ी में और एक अंकल बैठे थे। अंकल, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चुपचाप बैठ, झापड़ पड़ेगा। वो मुझे शहर से बाहर ले गए, पता नहीं कहा, और उन्होंने मुझे घर के अंदर रखा। और आज सुबह उन्होंने मुझे गाड़ी पर पार्किंग लॉट के अंदर छोड़ दिया। बच्चा मिल चुका है, इस सब में अनुज का हाथ था। बोलिए, अब ये बताओ, सबके पीछे तुम्हारा क्या रोल था? सर, मैंने तो अपने घर से सिर्फ फिरौती के लिए फोन किया था बस। तुम्हारा बेटा पीयूष हमारे कब्जे में है। अगर बेटे को जिंदा देखना चाहते हो, 2 करोड़ रुपया तैयार रखो। फिर आप मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। जितना चाहे उतना टाइम ले लो, तुम्हारा बेटा तो हमारे पास ही है। हमारा निशाना एकदम ठीक था। वो फोन कहाँ है जिससे कॉल किए थे? अंदर के कमरे में, फ्लोर के टाइल्स के नीचे। अनुज पीयूष को पार्किंग में क्यों छोड़ गया? मुझे नहीं मालूम सर, मैंने तो सिर्फ उसे ये बोला था कि पुलिस मुझ तक पहुंच चुकी है। अनुज, कहाँ है? पुलिस यहाँ तक पहुंच चुकी है।
और कितनी किडनैपिंग कर चुके हो तुम लोग? इस फोन का फरवरी में भी इस्तेमाल हुआ था। इसमें एक मोबाइल शॉप वाले का नंबर 444677656 भी डाला था। नहीं साहब, और कोई अपहरण नहीं किया। मैं एक ठेकेदार हूं साहब, और वो रियल एस्टेट ब्रोकर सर। हम दोनों का धंधा ठीक से चल नहीं रहा था। मैं पहले वहीं काम कर रहा था, तब से उनको जानता हूँ। उसने बोला कि किडनैपिंग करके पैसा कमाने का बहुत बड़ा प्लान है उसके पास। तो हम लोगों ने एक फोन खरीद लिया। वो फोन रिपेयर शॉप पे तो हम लोग इसलिए गए थे कि हम लोग देखना चाहते थे कि वो फोन ठीक से चल भी रहा है या नहीं। फोन तो बिल्कुल ठीक लग रहा है आपका। आप सिम कार्ड डाल कर चेक कर लीजिए। वो तो अभी नहीं है हमारे पास। ठीक है, मैं अपना सिम डाल कर चेक कर लेता हूँ। आपका फोन चल तो रहा है? फोन बिल्कुल ठीक है। हमारा तीसरा साथी कौन था? सर मुझे नहीं पता कि उसके साथ और कौन था। मैंने तो सिर्फ पुलिस की जानकारी देने के लिए उसको फोन किया था। पीयूष, कैसा है बेटा तू? ठीक है ना? इशिता, अनुज भाई साहब ने ऐसा क्यों किया? शालिनी, मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा ये लोग क्या बात कर रहे हैं। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इशिता जी, कुछ गलतफहमी नहीं हुई है। पीयूष सबको साफ साफ कह रहा है और उसने पहचान भी लिया कि अनुज ने ही ये सब किया है। गाड़ी नंबर XY12GA158L ब्लैक सेंट्रो आप ही की गाड़ी है ना? जी। पीयूष इसी गाड़ी के अंदर रोहतक की पार्किंग में मिला था। मेरे हस्बैंड कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है सर। अनुज, ये लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं? यही है अनुज अंकल जो मुझे लेके गए थे। मैं जानता था कि ये काम मेरे अकेले के बस का नहीं है, और विपिन ने मुझे धोखा दे दिया सर। हाँ कोहली जी। खतरा है, पुलिस यहाँ तक पहुंच चुकी। कोहली जी, आप फिरौती वाले फोन को पहले बंद करके कहीं छुपा दीजिए। मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ, आप पुलिस को कुछ बताइएगा मत। क्या हुआ? कोहली जी, क्या पुलिस पहुंच चुकी है जो फिरौती के फोन कॉल कर रहे थे। यही तो दिक्कत है, मुझे इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। वो बच्चा तो तुझे जानते हैं ना, अगर हम रकम ले भी लेंगे तब भी इस मुसीबत में पड़ी जाएंगे। देख भाई, इतना आगे आके पीछे हटना बेवकूफी होगी। भाई वैसे भी हम फंस तो चुके ही है ना। मुझे माफ कर, मुझे इस चक्कर में और नहीं पड़ना है। यार विपिन, मुझे लगा कि ये काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इरादा बदल दिया और बच्चे को छोड़ दिया। पीयूष तुम्हारे बेटे का दोस्त है, क्लासमेट है। पीयूष की माँ तुम्हारी वाइफ की दोस्त है। अनुज, तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि उसको किडनैप करके तुम बच जाओगे? काफी बड़ा प्लॉट है, लेकिन थोड़ा दूर है, इसलिए हम उसे बेच के ना कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। शालिनी, आपकी डील पक्की हो गई है? हाँ, लगभग फाइनल ही है। नरेन तो बता रहे थे कि बहुत अच्छी डील है, पूरे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। इशिता, पता है इस फ्रॉड की वजह से 2 साल में हमको 40% का प्रॉफिट हुआ है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर कहाँ इन्वेस्ट करने का सोचा आपने? यहीं कहीं आसपास। शालिनी, अनुज रियल एस्टेट का ही काम करते हैं। अगर आप लोग अपनी डील उनके थ्रू करवा लेते तो क्या है ना, आजकल उनका धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा। अरे इशिता, ये भी कोई कहने की बात है? मैं नरेन से बात करती हूँ। अरे वाह इशिता, ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्या 2 करोड़ मिले उन्हें प्लॉट बेच के? नहीं, मिलने वाले हैं, बस साइन होना बाकी है अभी। तो तुम्हें लगा कि उसके पास 2 करोड़ आने वाले हैं और इसलिए तुमने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया। अगर तुझे फिरौती मिल जाती
या तेरे साथी ने तुझे बीच रास्ते छोड़ा नहीं होता तब तो तूने पीयूष को ठिकाने लगा दिया होता, क्योंकि वो तुम्हें जानता है। नहीं सर, मैं उसे छोड़ देता। मैं 7-8 महीने के लिए कहीं चला जाता, गायब हो जाता और फिर अपनी फैमिली को भी वहां बुला लेता। वैसे भी मेरा धंधा तो कुछ खास चल नहीं रहा था। तू काफी टाइम से किसी ना किसी को किडनैप करने की सोच रहा था ना? वो तुम्हारा साथी विपिन दुबे कहाँ है? नाश्ता कर लो। हाँ मम्मी, कर लूँगा। फर्स्ट पॉकेट में रख रही है। हाँ टिफिन ले चल जल्दी कर। आजा पीयूष, पूरा टिफिन खत्म करके आना। ध्यान से जाना दोनों। हाँ बाय पापी। बाय बाय पापा। बाय। सुनो, स्कूल के बाद गाड़ी का इंतजार करना। ओके पापा। यकीन नहीं होता कि अपना कोई करीबी ऐसा कर सकता है। अगर उनकी हालत इतनी खराब थी तो इशिता हमसे मदद भी तो मांग सकती थी। उसके सामने मुंह खोलकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। अनुज और उसके दोनों साथी देवाशीष कोहली और विपिन दुबे न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ धारा 364A फिरौती के लिए अपहरण के तहत FIR दर्ज की गई है। एक आदमी पर लालच ऐसा सवार हुआ कि फिर उसे ख्याल ही नहीं रहा कि उसकी इस हरकत का उसके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। बिजनेस का ठीक से ना चलना एक बच्चे की किडनैपिंग जैसे संगीन अपराध के लिए बहाना नहीं हो सकता। ये बहुत ही डरावना लगता है कि आपके करीबी लोग भी ऐसा कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप अपने मन में अपने नजदीकी लोगों के लिए डर पैदा कर लें, लेकिन हाँ, किसी से भी अपने पैसे के बारे में बातचीत करना सही नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि लोग ये सुनते ही उसे छीनने में लग जाते हैं, लेकिन हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि दौलत का दिखावा कोई अक्लमंदी, दानिशमंदी नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसे मामलों को देख सुनकर उनके दिल में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक डर बैठ जाता है। लेकिन ये जमाना ही ऐसा है जहां मटीरियलिस्टिक चीजें ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। उनके लिए भी जिनके पास ये सब कुछ है, और उनके लिए भी जिन्हें ये सब पाने की चाह है। जरूरी नहीं है कि महत्वाकांक्षाएं हमेशा हमें सही और समर्पित राह पर ही ले जाएं, बल्कि कई बार ये ऐसी इच्छाओं और लालच को जन्म देती हैं जो हर हाल में साम दाम दंड भेद से सब कुछ हासिल कर लेना चाहती हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और उस कहावत को हमेशा याद रखें जो हम बचपन से सुनते आए हैं, लालच बुरी बला है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।